चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये महत्वपूर्ण एक्ट है और इससे 4 नंबर का जो है प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है मध्य प्रदेश सिविल जज की। और प्रीलिम्स को ही दृष्टिगत रखते हुए हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा कोई और दूसरा पर्पस नहीं है इसको याद रखने का या पढ़ने का। तो केवल और केवल हम लोग प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ही इसको पढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्ट को आप पढ़ लीजिएगा, उद्देश्य को आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो सेकंड पैरा इसमें दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिनांक 30 जनवरी 1997 को, ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा अंगीकार की गई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक आदर्श विधि को अंगीकार किया गया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक्ट बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट सेक्शन पे, जिसमें बता दिया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। तो हर एक एक्ट में लगभग यही चीजें होती हैं, तो नाम में तो अपन को बहुत ज्यादा जाने की अंदर जरूरत है नहीं। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पे है और इसका जो लागू होने की तिथि है वो 17 अक्टूबर 2000 है। तो 17 अक्टूबर 2000 से ये लॉ जो है लागू हो चुका है, आईटी एक्ट लागू हो चुका है और यहीं से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है कि ये कब लागू हुआ। यहाँ इसके बाद जो इसका सबसेक्शन 4 है, इस अधिनियम की कोई बात पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या सम व्यवहारों को लागू नहीं होगी। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो बता दिया गया है उन दस्तावेजों पे ये एक्ट लागू नहीं होता है, पर हाँ केंद्र सरकार चाहे तो लागू कर सकता है। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइडेड में बता दिया गया है। इसके बाद आ जाता है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज का जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो है अभिगम, एक्सेस। तो एक्सेस को ध्यान रखिएगा। इसके बाद एड्रेसी, बी में पृष्ठी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो थर्ड डेफिनेशन आ जाती है सेक्शन 2C, न्याय निर्णयक अधिकारी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। और एडजुडिकेशन ऑफिसर का वही अर्थ है जो सेक्शन 46 की सबसेक्शन 1 के तहत नियुक्त किया गया है। इसके बाद सेक्शन 2D, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाना, अफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो यहां इन्होंने बता दिया है कि इसके जो है व्याकरणिक रूप भेदों सजातीय पदों सहित जो है ये मान लिया जाएगा। इसके बाद DA है डेफिनेशन सेक्शन 2DA, अपील अधिकरण। अपील अधिकरण का वही अर्थ है जो सेक्शन 48 की उपधारा 1 के अधीन निर्दिष्ट अधिकरण है। इसके बाद 2E, समुचित सरकार। समुचित सरकार में हर जगह आपको पता है राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों आ जाते हैं। यहाँ इन्होंने समुचित सरकार को परिभाषित करने की कोशिश की है कि 7वीं अनुसूची की सूची 2 में प्रकटित विषय, 7वीं अनुसूची की सूची 3 के अधीन अधिनियमित किसी राज्य विधि से संबंधित किसी विषय के संबंध में राज्य सरकार और किसी अन्य दिशा में केंद्र सरकार। तो राज्य और केंद्र आप दोनों ही याद रखिएगा। इसके बाद जो है सेक्शन 2F जो मोस्ट आईएमपी है, असीमित गूढ़ प्रणाली। ठीक है, असीमित गूढ़ प्रणाली को यहाँ परिभाषित किया गया है। इससे बता दिया है सुरक्षित कुंजी युग्म की कोई प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें अंकीय चिन्हक सृजित करने के लिए एक प्राइवेट कुंजी और अंकीय चिन्हक को सत्यापित करने के लिए एक लोक कुंजी होगी। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो पब्लिक की का एक पेयर होता है जो एक तरीके से वेरीफाइड करता है प्राइवेट की के पेयर्स को। तो 2F याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2G, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। ठीक है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी का वही अर्थ है जो सेक्शन 24 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है। तो जिसको जो है लाइसेंस दिया गया है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी बोलेंगे, 2G। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2HA, संचार युक्ति, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो इसमें सेल फोन, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक, बाकी सब चीजें भी आ जाती हैं इसमें। पाठ, वीडियो, ऑडियो, आकृति संसूचनाएं भेजने और प्रेषित करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग में लाए जाते हैं वो सब आ जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर को डिफाइन किया है इन्होंने 2I में, ये डेफिनेशन भी याद रखिएगा। इसके बाद 2J, कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन किया गया है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को भी आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या इंक्लूड है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2K, कंप्यूटर साधन।
तो कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर डाटा संचार, ये सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है, कंप्यूटर साधन में सब आ जाता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 2L कंप्यूटर प्रणाली। कंप्यूटर प्रणाली में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन 2M नियंत्रक, कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर का वही अर्थ है जो धारा 17 में दिया गया है। प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक अभिप्रेत है। इसके बाद 2NA साइबर कैफे, तो साइबर कैफे को भी इन्होंने परिभाषित कर दिया है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी NB साइबर सुरक्षा को भी परिभाषित कर दिया है इन्होंने। इसके बाद सेक्शन 2O जिसमें डाटा को परिभाषित किया गया है। इसके बाद सेक्शन 2P डिजिटल सिग्नेचर अंकीय चिन्ह को परिभाषित किया गया है। ये डेफिनेशन क्लॉज से ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका भी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे आज इसी के बाद। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2S इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र, और 2T जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को परिभाषित किया गया है। बाकी इसके बाद TA भी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की बात की गई है। इसके बाद सेक्शन 2V जिसमें सूचना को परिभाषित किया गया है, डाटा, संदेश, पाठ, प्रतिरूप, ध्वनि, वाणी, कोड, कंप्यूटर क्रमादेश, सॉफ्टवेयर, आंकड़ा वगैरह सब आ जाता है इसमें सूचना में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2ZC प्राइवेट कुंजी। ठीक है, प्राइवेट की को डिफाइन किया गया है। उसके बाद पब्लिक की सेक्शन 2ZD जिसमें पब्लिक की को किया गया है। एक में सृजित बात लिखी हुई है, ओरिजिनेटेड की बात की गई है, और दूसरे एक में क्रिएट की बात की गई है, और दूसरे में सर्टिफाइड की बात की गई है, वेरीफाइड की बात की गई है, सत्यापित की बात की गई है। तो जिससे क्रिएट की जाती है वो है प्राइवेट कुंजी, और जिससे वेरीफाइड की जाती है उसको पब्लिक की बोला जाता है। तो इनको याद रखिएगा, प्राइवेट की और पब्लिक की डेफिनेशन काय में दी गई है ये याद होना चाहिए। ZC जो है प्राइवेट कुंजी है, पब्लिक प्राइवेट की है, और ZD जो है वो लोक कुंजी है जिसमें क्या बताया गया है, पब्लिक की को डिफाइन किया गया है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2ZG उपयोगकर्ता, सब्सक्राइबर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और सब्सक्राइबर के बाद छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आ जाती है चैप्टर 2 की जो सेक्शन 3 है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अभिप्रमाणन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इतना ही याद रखो, इसमें और कुछ है नहीं अंदर। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 3A इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जो उपयोग होता है वो अधिप्रमाण के लिए होता है, ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। इसके बाद चैप्टर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर 3 में जो है इलेक्ट्रॉनिक नियमन की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधिमान्यता की बात की गई है। सेक्शन 4 लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधि मान्यता, इतना याद रखो यहाँ। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों की विधि मान्यता की बात की गई है। सेक्शन 6 पे आ जाते हैं। सेक्शन 6 सरकार और उसके अभिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हों का प्रयोग, तो कौन करता है इनका प्रयोग, सरकार, सरकार से मतलब यहाँ समुचित सरकार है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 6A की बात करते हैं, सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का प्रदाय, तो ये सेवा प्रदाताओं द्वारा जो सेवाओं को प्रदाय किया जाता है ये भी समुचित सरकार के तत्वाधान में किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 7 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रतिधारण, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इतना याद रखो। सेक्शन 7A जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए दस्तावेज इत्यादि की संपरीक्षा, ऑडिट की बात कर ली गई है यहाँ सेक्शन 7A में। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 8 की बात करते हैं। सेक्शन 8 में जो है इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में जो नियम विनियम आदि का प्रकाशन किया जाएगा।
छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 10, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक से संबंधित नियम बनाने की शक्ति जो है किसमें होगी, केंद्र सरकार में निहित होगी। इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर के बारे में रूल्स वगैरह बनाना है वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। सेक्शन 10A में जो है इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा की गई संविदा की विधि मान्यता। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी क्या है, इसके संबंध में 10A में बताया गया है। इसके बाद सेक्शन 11 आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार जो है बता दिया गया है। इसके बाद सेक्शन 12, प्राप्ति की अभिस्वीकृति, बहुत ज्यादा इनमें कुछ याद रखने लायक यहाँ है नहीं। सेक्शन 13 पे आ जाते हैं। सेक्शन 13 है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान। तो यहाँ इन्होंने बता दिया है प्रवर्तक और प्रेषी के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रेषण उस समय होता है जब वह प्रवर्तक के नियंत्रक से बाहर किसी कंप्यूटर साधन में डाल दिया जाता है। तो जैसे ही प्रवर्तक जो है वो कंप्यूटर साधन में डाल देता है, मान लिया जाता है कि उसी समय और स्थान पर उसका क्या हो गया है, प्रेषण हो गया है, डिस्पैच हो गया है। बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत यहाँ है नहीं। इसके बाद सेक्शन 14 पे आ जाते हैं, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो जहां किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को समय के किसी विनिर्दिष्ट क्षण पर सुरक्षा प्रक्रिया लागू की गई है, वहां ऐसा अभिलेख समय के क्षण से सत्यापन के समय तक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख समझा जाएगा। तो सुरक्षा प्रक्रिया जहां लागू कर दी गई है उसी से क्या समझा जाएगा, उसको सत्यापन के समय तक सुरक्षित अभिलेख समझा जाएगा। ठीक है। सेक्शन 14। सेक्शन 15, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात की गई है। ये इन्होंने बताया कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक तब कोई सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक समझा जाएगा यदि चिन्हक मतलब सिग्नेचर सृजन डाटा चिन्हक लगाने के समय हस्ताक्षरकर्ता के अनन्य नियंत्रणाधीन था और किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रणाधीन नहीं था। तो भाई कंट्रोल में जिसके था, यदि उसी के कंट्रोल में था जिसने लगाया है तो भाई ठीक है, सुरक्षित था और उसी रीति से लगाया गया है जो प्रिस्क्राइब थी, तो भाई सुरक्षित है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 16, सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धति। तो केंद्र सरकार जो है सेक्शन 14 और 15 के प्रयोजन के लिए सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धति प्रिस्क्राइब करेगी, बनाएगी। कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगा। ऐसा मोस्टली चीजें जो है केंद्र सरकार ही कर रही है, पर कहीं कहीं समुचित सरकार भी है। इसके बाद सेक्शन 17 आ जाता है, नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। कैसे करेगा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगा। सेक्शन 17, ये नियंत्रक कंट्रोलर वगैरह और अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है। सेक्शन 18 में ऐसे अधिकारी नियंत्रक के कंट्रोलर के क्या बता दिए हैं, कृत्य बता दिए, फंक्शन बता दिए हैं। 19 में विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की मान्यता। यदि कोई रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो उसको नियंत्रक जो है सर्टिफाइड कर सकता है केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से। केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से क्या कर सकता है, नियंत्रक कर सकता है, सर्टिफाइड कर सकता है, इसको विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 21, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति। तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक जारी करने के लिए जो प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो व्यक्ति ऑथोराइज है उसको नियंत्रक को क्या करना होगा, आवेदन करना होगा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, किसको करेगा, कंट्रोलर के पास करेगा। कंट्रोलर चाहे तो उसको ऐसा जो अनुज्ञप्ति है वो दे सकता है। और इसके लिए जो मैनर प्रिस्क्राइब किया है केंद्र सरकार ने किया है। सब सेक्शन 3 पे आ जाइएगा, इस धारा के अधीन कोई अनुदत्त कोई अनुज्ञप्ति ऐसी अवधि के लिए विधिमान होगी जो केंद्र सरकार द्वारा भेद की जाए। तो एक प्रिस्क्राइब पीरियड के लिए भेद होगी, अनंतरणीय और वंशानुगत नहीं होगी। मतलब ये इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, अंतरणीय नहीं होगी और वंशानुगत नहीं होगी, मतलब पिता से पुत्र को ट्रांसफरेबल नहीं होगी। और शर्तों और निर्बंधन वगैरह जो है उनके अधीन दी जाएगी। तो 21 याद रखिएगा, 21 महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 22, अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन। तो अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन जो है बृहत प्रारूप में करना होगा। कौन से प्रारूप में करना होगा, जो केंद्र सरकार ने फिक्स कर दिया है।
सब चीजें इन्होंने केंद्र सरकार ने फिक्स की हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सी कई सबसेक्शन 2 का जो है सी क्लॉज याद रखिएगा। 25,000 रुपए का अनाज एक ऐसी फीस का संदा है जो केंद्र सरकार द्वारा वैध किए जाए। तो यदि आप लाइसेंस चाहते हैं तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे? 25,000 रुपए। नवीनीकरण की फीस आती है सेक्शन 23 में, नवीनीकरण बता दिया गया है, तो उसमें भी उन्होंने फीस बता दी कितनी? 5,000 रुपए। ठीक है, लाइसेंस के लिए आपको जो है 25,000 रुपए लगेंगे। और सेक्शन 23 में बता दिया है कि रिन्यू करवाना है, आपको रिन्यूअल करवाना है, नवीनीकरण करवाना है तो 5,000 रुपए लगेंगे। इसके बाद सेक्शन 25 अनुज्ञप्ति का जो है निलंबन, सस्पेंशन। तो गलत यूज कर लिया है उसने, उस जो शर्तें और परिसीमाएं उनका पालन नहीं किया है, सेक्शन 30 का पालन करने में असफल रहता है, तो उसका क्या कर दिया जाएगा? अनुज्ञप्ति का प्रतिसरण कर दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, रिवोक कर ली जाएगी या सस्पेंड कर दी जाएगी उसको। ठीक है, 10 दिन से अधिक अवधि का टाइम दिया जाएगा, कारण बताने का मौका दिया जाएगा, बाकी सब छोड़ दो। इसके बाद आता है सेक्शन 27 प्रत्यायोजन की शक्ति, पावर टू डेलीगेट। नियंत्रक इस अध्याय के अधीन नियंत्रक की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक या किसी अधिकारी को लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकेगा। तो यहाँ जो है कंट्रोलर जो है अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को भी पावर दे सकता है। इसके बाद सेक्शन 30 प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा कतिपय प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाना। तो ये बहुत सारी प्रक्रियाएं बता दी हैं जिनका उसको अनुपालन करना होता है। सेक्शन 33 अनुज्ञप्ति का अभ्यार्पण, सरेंडर ऑफ लाइसेंस। प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहरित कर दी गई है, ऐसे निलंबन या प्रतिसंहरण के ठीक पश्चात नियंत्रक को अनुज्ञप्ति अभ्यार्पित करेगा। ठीक है, और यदि अनुज्ञप्ति अभ्यार्पित करने में असफल रहता है तो वो अपराध का दोषी होगा और ऐसे अपराध के लिए 5 लाख रुपए तक का उसको दंड लगेगा, जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाती है सेक्शन 35 प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी करना। तो केंद्र सरकार ने जो प्रक्रिया भेद की है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जो है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी कर सकता है सेक्शन 35 में। ठीक है, इसमें भी उन्होंने बता दिया है कि फीस 25,000 रुपए लगेगी। सब सेक्शन 2 में देखो आप, फीस कितनी लगेगी? 25,000 रुपए लगेगी, 25,000। इसके बाद आता है सेक्शन 36 अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने पर व्यपदेशन, रिप्रेजेंटेशन की बात की गई, छोड़ो। इसके बाद आता है सेक्शन 37 अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का निलंबन। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है, 15 दिन का अवसर भी दे सकता है आपको कारण दर्शित करने के लिए। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 38 में अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण। ठीक है, यदि उपयोगकर्ता जो है अनुरोध करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है या कंपनी का समापन वगैरह हो गया है तो क्या हो जाएगा? प्रतिसंहरण कर लिया जाएगा, रेवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सेक्शन 38। ठीक है, और उसके बाद नीचे उन्होंने लिख दिया है झूठा यूज करता है, अपेक्षाएं करता है, गोपनीयता का ध्यान नहीं रखता है और सब चीजों का, बाकी सब छोड़ दो। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 43 कंप्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए शास्ति और प्रतिकर। यदि कंप्यूटर साधन वगैरह को या कंप्यूटर प्रणाली को कोई नुकसान या शास्ति का नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है प्रतिकर के रूप में नुकसानी के संदाय करने का दायी होगा। सेक्शन 43 में बता दिया है प्रतिकर की नुकसानी का दायी होगा। एक और चीज आप देखेंगे कि इसके स्पष्टीकरण सी में लिखा हुआ है कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस को यहाँ इन्होंने परिभाषित किया है, जो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन 44 जानकारी विवरणी आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति। यदि किसी व्यक्ति से कोई जानकारी वगैरह मांगी गई है नियमों और विनियमों के अधीन और वो ऐसे देने में असफल रहता है तो नियंत्रक या प्रमाणकर्ता प्राधिकारी कोई दस्तावेज विवरणी या रिपोर्ट देना अपेक्षित है, देने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक असफलता के लिए 15 लाख रुपए से अधिक की शास्ति के लिए दायी होगा। ठीक है, विनियमन देने के लिए और विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विवरणी फाइल करने या कोई जानकारी पुस्तक या अन्य दस्तावेज अपेक्षित है। विनियमों में उनके देने के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर
विवरणी फाइल करने या देने में असफल रहेगा तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपए का जो है अतिरिक्त उस पर जो है शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। लेखावाहियां या अभिलेख बनाए रखना अपेक्षित है, उन्हें बनाए रखने में असफल रहता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है 1,00,000 रुपए से अनाधिक की शास्ति के लिए दायी होगा। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा अपना प्रॉपर, यदि वो ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है तो 1,00,000 रुपए का उस पर जुर्माना लगेगा प्रत्येक दिन के लिए। अवशिष्ट शास्ति की बात कर दी है, रेसिडरी जो है पेनाल्टी की बात कर दी है, तो 1,00,000 रुपए की तक की जो है रेसिडरी पेनाल्टी लगाई जा सकती है 1,00,000 रुपए से अनाधिक तक की। ठीक है, और इसका जो उपयोग है प्रतिकर के रूप में किया जाएगा। मध्यवर्ती कंपनी निगमित निकाय द्वारा 10,00,000 रुपए या किसी अन्य व्यक्ति की दशा में 1,00,000 रुपए के लिए दायी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये रेसिडरी जो पेनाल्टी की बात की गई सेक्शन 45 में। सेक्शन 46 पे आ जाते हैं, न्याय निर्णय करने की शक्ति। तो न्याय निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? न्याय निर्णयक अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। न्याय निर्णयक अधिकारी किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के निर्देशक की पंक्ति से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी होगा। इसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखी थी डेफिनेशन क्लॉज में 46 में। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। कौन होगा? भारत सरकार के निर्देशक की पंक्ति से अनिम्न पद श्रेणी का कोई होगा, या राज्य सरकार क्या कर सकती है? कोई समतुल्य अधिकारी नियुक्त कर सकती है। और इसको कैसे जाना जाएगा? न्याय निर्णय प्राधिकारी के रूप में जाना जाएगा। नुकसानी का कोई दावा जो है 5 करोड़ रुपए से अनाधिक का है निर्णीत कर सकता है। 5 करोड़ के संबंध में ये समझा जाएगा कि ये सक्षम अधिकारता वाला न्यायालय है। 5 करोड़ तक के दावा डिसाइड करने के लिए सेक्शन 46 के 1A के परंतु में ऐसा बता दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 46 क्लॉज 5। प्रत्येक न्याय निर्णय अधिकारी को सिविल न्यायालय की वे शक्तियां होंगी जो सेक्शन 58 की उपधारा 2 के अधीन अपील अधिकरण को प्रदत्त की गई हैं। तो अपील अधिकरण के पास जो सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं वो इनके पास भी होंगी। ठीक है, वो 193 के तहत मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंडित कर सकते हैं। 228 के तहत इन्होंने यदि कोई उसकी मानहानि वगैरह कर दी है तो दंड के लिए व्यवस्था की गई है। सेक्शन 345 मानहानि के बाद 246 के प्रयोजन से सिविल न्यायालय समझा जाएगा। और सिविल न्यायालय की शक्ति दे दी है ऑर्डर 21 के तहत। ये है अपने मामलों अपने निर्णय को क्या करवा सकता है? ये लागू करवा सकता है, निष्पादन करा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं अपील अधिकरण सेक्शन 48। तो एक अपील अधिकरण बनाया जाएगा। इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन प्रदत्त अधिकारता शक्तियों और प्राधिकार का ये प्रयोग करेगा। केंद्र सरकार निर्दिष्ट अधिसूचना में वे विषय और स्थान विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में अपील प्राधिकरण अधिकारता का प्रयोग करेगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के सेक्शन 14 के अधीन स्थापित दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से ही इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक अपील अधिकरण होगा। तो जो पुराना अपील अधिकरण है उसी को यहाँ इन्होंने पावर दे दी है और कुछ नहीं है। बाकी सब चीज छोड़ दो, यहाँ से उन्होंने अपील अधिकरण से लेके सभी सेक्शन खत्म कर दी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आती है जो 53D है, बहुमत द्वारा विनिश्चय। तो ऑब्वियसली भाई बहुमत का विनिश्चय मान्य होगा, छोड़ दो वो भी, उसमें भी कुछ खास नहीं है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 55 अपील अधिकरण का गठन करने वाले आदेश का अंतिम होना और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। यदि केंद्र सरकार के द्वारा जो अपील अधिकरण का गठन किया गया है उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है, उसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, वो निर्णय अंतिम होगा। सेक्शन 55 में ये बता दिया गया है। 57 में जो है अपील अधिकरण को अपील जो है, तो अपील अधिकरण में ऑब्वियसली अपील ही होगी। पक्षकारों की सहमति से कोई आदेश किया गया है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, सबसेक्शन 2 में बता दिया गया है। और सबसेक्शन 3 में बता दिया गया है कि यदि अपील जो है 45 दिन के भीतर की जाएगी। और सबसेक्शन 6 में बता दिया गया है कि अपील अधिकरण के समक्ष यदि कोई अपील की जाती है तो उसको 6 माह के भीतर निपटाने का क्या किया जाएगा? प्रयास किया जाएगा, सेक्शन 57 क्लॉज 6 में। इसके बाद सेक्शन 58 जो अपन पहले भी देख चुके हैं,
अपील अधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया दी गई है, देख लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन 60 आ जाती है। सेक्शन 60 में बता दिया गया है कि जहां तक हो सके अपील अधिकरण में की गई अपील को लागू होंगे, क्या होंगे, परिसीमा अधिनियम के प्रावधान। इसके बाद सेक्शन 61 सिविल न्यायालय की अधिकारता ना होगी। तो सिविल न्यायालय ऐसे मामलों को डिसाइड नहीं कर सकता है, जिनको डिसाइड करने की अधिकारता इन न्यायालयों को दे दी गई है। इसके बाद सेक्शन 62 उच्च न्यायालय को अपील। तो उच्च न्यायालय को अपील अधिकरण के निर्णय से उच्च न्यायालय को अपील होगी, कितने दिन के भीतर होगी, 60 दिन के भीतर होगी। इसके बाद सेक्शन 63 अपराधों का समनीय होना। इस अध्याय के 3 जो अपराध बताए गए हैं वो क्या होंगे, समनीय होंगे, कंपाउंडेबल होंगे। इसके पीछे भी बता दिया गया है कि बाकी अपराध भी कंपाउंडेबल होंगे, जो अगले चैप्टर में होंगे। इसके बाद सेक्शन 64 आ जाता है। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 64 शास्ति और प्रतिकर की वसूली जो है भू राजस्व की बकाया की तरह से वसूल की जाएगी। इसके बाद चैप्टर 11 जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऑफेंसेस की बात की गई है, अपराध की बात की गई है। सेक्शन 65 कंप्यूटर साधन कोड से यदि छेड़छाड़ करेगा कोई व्यक्ति तो 3 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। ठीक है। टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, कंप्यूटर से संबंधित अपराध। तो 3 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। इसके बाद सेक्शन 60B चुराए गए कंप्यूटर साधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड, 3 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। 66C पहचान की चोरी के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। तो इसमें भी 3 वर्ष तक का कारावास है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। सेक्शन 66D कंप्यूटर साधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड। प्रतिरूपण के द्वारा छल जो है आईपीसी में अपराध परिभाषित किया गया है सेक्शन 416 में। और यदि आप ऐसा करते हैं कंप्यूटर साधन के उपयोग करके, फोन लगा दिया कि मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ, कमिश्नर बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, तो सेक्शन 66D का अपराध किया है आपने, 3 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसके बाद आता है सेक्शन 66E जो मोस्ट आईएमपी सेक्शन है, एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड। यदि आपने किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को वायलेट किया है तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई, 3 वर्ष तक का कारावास और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 66F जो मोस्ट आईएमपी है, इसको भी लगा लीजिएगा। साइबर आतंकवाद के लिए दंड, यदि कोई व्यक्ति साइबर पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। आजकल साइबर आतंकवाद एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। सबसेक्शन 2 में देखेंगे आप, इसकी जो पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद सेक्शन 67 अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या परिचित करने के लिए दंड। यदि आप अश्लील सामग्री जो है आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, परिचित करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके लिए पनिशमेंट दे दी गई है। पहली बार यदि आप करते हैं 3 वर्ष तक का कारावास, 5 लाख रुपए तक जुर्माना। यदि दूसरी और उसके बाद जितनी भी बार आप करते हैं तो 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 66 का केस को वो श्रेया सिंगल वाला है क्या? वो 60A का है, 66A का है। 66 ये तो यहाँ रिपील हो चुकी है, इसलिए तो हम अच्छा चलिए, श्रेया सिंगल वर्सेस क्या है, भारत संघ, बिल्कुल भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 66 ये जो है उससे रिपील हो गई। चलिए, थैंक यू। चलिए वापस आ जाते हैं अपन फिर से। सेक्शन 66A जो है 67A जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक प्रदर्शन कार्य आदि वाली सामग्री को प्रकाशित या परिचित करना। तो लैंगिक प्रदर्शन वाली जो कोई एक्टिविटीज आप करते हैं, वैसे अश्लील ही है ये, तो आप देखेंगे पनिशमेंट भी लगभग सेम ही है। पहली बार यदि आप करते हैं तो 5 वर्ष का कारावास रहेगा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना रहेगा,
और उसके बाद आप जितनी भी बात करेंगे तो 7 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसके बाद सेक्शन 67B, काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप। आजकल ये बहुत आम है, पता नहीं ये पनिशमेंट केवल इसमें दिए गए हैं या लागू भी होते हैं, समझ में तो नहीं आता है। पर 67B में जो है काम वासना भड़काने वाले मतलब एडल्ट जो कंटेंट वगैरह आप यदि कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से, तो प्रथम स्थिति पे जो है 5 लाख रुपए 5 वर्ष का कारावास 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी बार करते हैं आप 7 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, बालक ने यहाँ पे परिभाषित कर दिया है, बालक का मतलब है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। इसके बाद छोड़ दो आप 67C को, छोड़ दो आप 68 को, छोड़ दो। यहाँ 68 को देख चाहे तो देख सकते हैं कि नियंत्रक की जो है निर्देश देने की शक्ति है, और यदि कोई व्यक्ति जो है ऐसे निर्देशों का जानबूझकर पालन करने में असफल रहता है तो 25,000 रुपए तक 25 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। सेक्शन 68 क्लॉज 2 में आप देखिएगा 25 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके बाद आ जाइएगा सेक्शन 70, संरक्षित प्रणाली। संरक्षित प्रणाली के बारे में उन्होंने बता दिया है कि समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे कंप्यूटर साधन को जो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता नाजुक सूचना अवसंरचना की सुविधाओं को प्रभावित करता है संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित कर सकेगी। तो समुचित सरकार घोषित करेगी, समुचित सरकार पे गोला लगा लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। इसके बाद सबसेक्शन 3 में आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी जो संरक्षित प्रणाली घोषित की गई है उसमें दखलंदाजी करने की कोशिश करेगा, उसमें प्रयत्न करेगा पहुंचने का, उस तक पहुंच या उसमें टेम्पर करने का प्रयास करेगा तो जो है 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 70A, राष्ट्रीय नोडल अभिकरण, नेशनल नोडल एजेंसी। ये सेक्शन ही याद रखो बस, ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 70B है, भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल का राष्ट्रीय आपात अधिकरण के रूप में सेवा करना। एक केंद्र सरकार द्वारा जो एक दल बनाया जाएगा उसका तो सेक्शन नंबर ही याद रखो, ज्यादा इसमें और आगे याद रखने की जरूरत है नहीं। सेक्शन 71, दुर्व्यवहार के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति जो है कंप्यूटर साधन का उपयोग करते हुए दुर्व्यवहार वगैरह करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 72, गोपनीयता और एकांतता भंग करने के लिए शास्ति जो है 5 लाख रुपए तक हो सकेगी। इसके बाद 72A, विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटीकरण के लिए शास्ति। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि आप कोई सूचना प्रकट नहीं करोगे और उसके बाद भी आप प्रकट कर देते हैं तो 25 लाख रुपए तक की शास्ति आप पर अधिरोपित की जा सकती है। इसके बाद 73, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शास्ति। 2 वर्ष तक का कारावास 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। सेक्शन 74, कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशित करना। तो कोई यदि आप प्रमाण पत्र वगैरह जो है कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशित करते हैं तो 2 वर्ष तक का कारावास 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा। इसके बाद सेक्शन 75 भी आप देख सकते हैं, अधिनियम का भारत के बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना। यदि आप भारत से बाहर भी ऐसे कोई अपराध कर देते हैं तो उन पर भी अधिनियम लागू हो जाएगा। ठीक है, 77A जो है उसमें अपराधों का समनीय होना उन्होंने बता दिया है कि 3 वर्ष से अनधिक कारावास दंड का उपबंध यदि किया गया है तो अपराध समनीय होंगे। यदि कोई पूर्व दोष सिद्धि या वर्धित दंड से दंडित है तो ऐसा अपराध समनीय नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने बता दिया है कि देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है, 18 वर्ष से कम आयु किसी बालक के साथ किया गया है या किसी स्त्री के विरुद्ध किया गया है तो ऐसा अपराध भी समनीय नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बता दिया है कि इसके संबंध में जो है सेक्शन 65B से लेकर C के प्रावधान लागू होंगे। 265B और 265C के प्रावधान लागू होंगे, मतलब इसके संबंध में वो किया जा सकता है प्ली वार्निंग। ठीक है, इसके बाद 77B, 3 वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानतीय होना।
78 अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति। तो जो अन्वेषण है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्य कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए, मतलब टीआई रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, टाउन इंस्पेक्टर होना चाहिए, या इंस्पेक्टर याद रखो, इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, बस इतना याद रखो आप। 78 सेक्शन 80 पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों की प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। तो यदि कोई जो है निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो तो किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है, सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग। इसके बाद सेक्शन 82 देखिएगा, नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक, लोक सेवक समझा जाना। तो 82 में ये सब जो ऑफिसर होंगे वो लोक सेवक होंगे, सेक्शन 21 आईपीसी के पर्पज से। सेक्शन 84 में इन्होंने बता दिया है कि सद्भावपूर्वक इन्होंने यदि कोई कार्रवाई की है तो ये किसी भी प्रकार की सिविल या दंड कार्रवाइयों के अधीन नहीं होंगे। इसके बाद सेक्शन 84 बी, अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। तो अपराधों का जो दुष्प्रेरण का दंड होगा वो अपराध के समान ही होगा। इसके बाद 84 सी, अपराध के किए जाने के प्रयत्न के लिए दंड। यहाँ इन्होंने बता दिया है कि प्रयत्न के लिए यदि कोई अलग से दंड नहीं है तो अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा। इसके बाद सेक्शन 84 कंपनी द्वारा अपराध की बात कर ली है। सेक्शन 86 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास होगी 2 वर्ष के भीतर। सेक्शन 87 केंद्र सरकार जो है नियम बना सकेगी। और हमें लग रहा है कि यही ये जो है 87 पे खत्म हो चुका है। नहीं, 88 सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। 89 नियंत्रक की विनियम बनाने की शक्ति। और 90 जो है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति जो है। बाकी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ये एक्ट आपका खत्म हो गया। अब आपसे एक बार अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो क्वेश्चन यहाँ इन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, राजस्थान सीजे 2011 का पहला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2। इसमें अपन को सही बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आईटी एक्ट 2000 भारत के परे किए गए अपराधों पर भी लागू होता है जब अभियुक्त केवल भारतीय राष्ट्रीयता का हो, अभियुक्त किसी भी राष्ट्रीयता का हो, अपराध घटित करने वाले कृत्य में सम्मिलित कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी स्थान पर हो, अपराध घटित करने वाले कृत्य में सम्मिलित कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क भारत में स्थित हो। क्या है आंसर इसका सही? हमें भी लास्ट वाला लग रहा है, पर ये बता तो सी रहे हैं। अपराध घटित करने वाले कृत्य में सम्मिलित कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी स्थान पर हो। इसका आंसर ये दे रहे हैं। ये पहले ही क्वेश्चन अपनी बोनी बिगड़ गई, पहले ही क्वेश्चन अपन लोगों को गलत लग रहा है। चलो सेकंड पे आ जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ने संशोधन किया है सिर्फ भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 463 में, केवल भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 466 एवं 477 ए में, भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 463, 466, 477 ए में, केवल भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 462 में। तो काय में किया है संशोधन इन्होंने? 463 ए, 466 और 477 ए में, सब में कर दिया इन्होंने संशोधन, तीनों में किया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है आईटी एक्ट जो है संसद के दोनों सदनों ने 15 दिसंबर 2006 को पारित कर दिया था, प्रभावी हुआ। ये 2008 है संशोधन अधिनियम। तो ये इसमें इन्होंने बता दिया है कि ये 27 अक्टूबर 2009 से प्रभावशील हो गया। इसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता प्राप्त हो जाने के पश्चात भारतीय दंड संहिता में भी परिणामिक संशोधन आवश्यक हुआ और दंड संहिता में एक नई धारा जोड़ी गई। यह है 29A होगी ये सेक्शन, क्योंकि 29A जो है, हाँ ठीक है, सही आंसर, सही आंसर 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को परिभाषित किया गया है, वो ये सेक्शन। ये आगे आ जाते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्त्रियों और प्रतिकर के प्रावधान किए गए हैं। कौन से चैप्टर में किए गए हैं? आप लोगों को सबको पता है, 9th, बिल्कुल 9th चैप्टर है इसका। बहुत बढ़िया।
इसके बाद आता है कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी व्यक्ति की निजता और गोपनीयता के संरक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा प्रावधान करती है। बताओ भाई, गोपनीयता से संबंधित जो है, निजता और गोपनीयता, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी कहां से आ रहा है? सेक्शन 72। सेक्शन 72 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कतिपय अपराधों का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका ओहदा, रैंक क्या होना चाहिए? इंस्पेक्टर रैंक होनी चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्टर रैंक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक मत लगा देना, वो एसपी होता है। कंपनी के एक अधिकारी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने हेतु दंडित नहीं किया जाएगा यदि वह साबित कर देता है, वही है उसके उल्लंघन जानकारी के बिना हुआ था और उसने उल्लंघन किए जाने को निवारित करने का प्रयास किया था। हर जगह लिखा हुआ है जो, वही है सी सही आंसर। आईटी एक्ट लागू हुआ है, कब से हुआ है? कब से हुआ है भाई आईटी एक्ट लागू? 17 अक्टूबर 2000 से। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाती है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आईटी एक्ट की सेक्शन असीमित गुण प्रणाली को परिभाषित करती है। तो असीमित गुण प्रणाली को एफ परिभाषित करती है, 21F। बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी एक्ट की सेक्शन 46 के अधीन अधिनिर्णित करने वाला अधिकारी मामले अधिनिर्णित करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा जहां हानि के लिए दावा अधिक नहीं है। तो 5 करोड़ है इनका, आपको भी पता होगा 5 करोड़ है ना। इसके बाद आ जाता है, साइबर अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति आहरित नहीं होगा जब तक कि, जैसे ये क्वेश्चन साइबर अपील जो अधिकरण ये हट चुका है, ये पोर्शन ही हट चुका है, इसलिए इस पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित है? लता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, चारू खुराना वर्सेस भारत संघ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो ऑब्वियसली श्रेया सिंघल ही है उसका आंसर। ठीक है, श्रेया सिंघल में कोई डाउट है ही नहीं, सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अभिप्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो धारा 3 में अभिप्रमाणीकरण किया गया है। देखो हम जैसे बोल रहे थे ना, जब पढ़ा रहे थे कि भाई सीधे सीधे क्वेश्चन बनने हैं लड्डू टाइप के। इसके बाद आ जाता है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अन्वेषण करेगा, तो इन्वेस्टिगेशन आपको पता ही है कौन करेगा? निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, पुलिस ऑफिसर। इसके बाद आईटी एक्ट की किस धारा को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो ये क्वेश्चन आ गया प्रिया वाला, सेक्शन 66A कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। किसमें कर दिया था? श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ के मामले में। इसके बाद आ जाता है, आईटी एक्ट के अंतर्गत जो कोई असली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रेषित करेगा प्रथम दोष सिद्धि पर, तो प्रथम दोष सिद्धि पर कितना कारावास होगा? ये क्वेश्चन गलत बता रहे हैं, ये चेंज हो गया हमें लगता है इसका, छोड़ो इस क्वेश्चन को। आईटी एक्ट के अंतर्गत साइबर आतंकवाद का अपराध किए जाने पर निम्न में से कौन से दंड से दंडित किया जाएगा? तो साइबर आतंकवाद के लिए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोड़ दो, चलो नेक्स्ट को छोड़ो, उससे नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन आईटी एक्ट की सेक्शन 84 के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य के लिए उसके विरुद्ध अभियोजन से संरक्षित है? तो सब हैं, उपयोगकर्ता, नियंत्रक, प्रवर्तक, उपरोक्त सभी। तो 20 में केवल नियंत्रक की बात की जाएगी, उपयोगकर्ता नहीं आएगा। ठीक है, सभी नहीं आएगा आंसर का, नियंत्रक, कंट्रोलर अकेले की बात की गई है। इसके बाद आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 15 किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन गलत है, छोड़ो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध कुंजी जोड़ों की कुंजी होती है, तो सार्वजनिक ही होगी, ऑब्वियसली होगी।
हाँ बिल्कुल सार्वजनिक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की सेक्शन 66 ए को कौन से मामले में असंवैधानिक घोषित किया गया था? श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ। आईटी एक्ट की किस धारा में गोपनीयता और निजता के लिए दंड की बात की गई है? तो 72 अपन पहले ही बात कर चुके हैं। आईटी एक्ट की सेक्शन 66 बी, 66 सी, 66 डी, 66 ई के अधीन अपराध हैं। तो थोड़ा सा ये कठिन क्वेश्चन हो गया, पर ये सब अपराध जो है संज्ञेय, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ है एक या एक से अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या संचार उपकरणों का इंटरकनेक्शन। सैटेलाइट द्वारा, माइक्रोवेव द्वारा, टेरिटोरियल लाइन द्वारा, उपरोक्त सभी आंसर सही है इसका। इसके बाद आ जाता है साइबर सिक्योरिटी का अर्थ है, तो क्या है? सूचना का बचाव, कंप्यूटर साधन, उपयोग और प्रकटीकरण, उपरोक्त सभी। इसके बाद आईटी एक्ट 2000 की बात की गई है, संदर्भ में कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित अपराध किया गया है। तो कंप्यूटर स्रोत से जो छेड़छाड़ करने वाले जो अपराध हैं उसमें 65 में बताए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो धोखाधड़ी या बेईमानी से किसी दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट पहचान सुविधाओं का उपयोग करता है उसे दंडित किया गया है। 3 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, यही होना चाहिए हमारे हिसाब से। हाँ 29 का सी है आंसर। एक व्यक्ति जिसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति दी गई है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, नियंत्रक के रूप में जाना जाता है, नहीं प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, बिल्कुल प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में जाना जाएगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। इसके बाद आईटी एक्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है उस पर खाली स्थान तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा गलत है आंसर, इसमें आंसर ही सही नहीं दिया गया है। 15 लाख आएगा, हाँ इसमें आंसर ही नहीं है। इसके बाद हमें लगता है क्वेश्चन बचे। आईटी एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या संचार करने के लिए खालिस्तान दंड का प्रावधान किया गया है। तो बच्चों के संबंध में जो है इंक्लूड करने के लिए कौन सा आंसर इसका सही है? 67 बी। 67 बी रिपील तो नहीं हुई ना? नहीं हुई। बिल्कुल, काम वासना भड़काने में लिखा हुआ, बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो भाई, इसमें बच्चों की भी बात है, अपन काम वासना के लिए रह गए थे। चलो वापस आ जाते हैं अपन। इनमें से कौन से ऐसे कंप्यूटर साधन हैं जो प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता नाजुक सूचना अवसंरचना की सुविधाओं को प्रभावित करता है, सुरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित कर सकेगी? केंद्र सरकार करेगी हमारे हिसाब से, नहीं समुचित सरकार है यार इसका आंसर, समुचित सरकार, ठीक है। इसके बाद आ जाता है चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। तो चुराए गए कंप्यूटर सिस्टम वगैरह को जो है यूज करने के लिए जो दंड है वो कहाँ दिया गया है? आईटी एक्ट की सेक्शन 66 बी में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर साधन नहीं है? तो फायरवॉल, सॉफ्टवेयर, डाटा और कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर साधन कौन सा नहीं है इसमें से? फायरवॉल नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर साधन नहीं है फायरवॉल। इसी के साथ अपना ये एक्ट खत्म होता है। कल से हो सकता है कि सीपीसी पे हम लोग बात करें और इस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं चाहे तो।